हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए हमेशा कुछ न कुछ नया लेकर आता रहता है। अब की हम आपके लिए लेकर आए हैं बुक्स और ई बुक्स, आपकी पढ़ाई को और ज़्यादा आसान बनाने के लिए। जो भी मुश्किलें हैं बस हम उनको हटाते जाते हैं आपके रास्ते से। तो ये बुक्स और ई बुक्स जो आपको मिल रही हैं, ये किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के मिल रही हैं। तो सब्जेक्ट्स तो आपको सारे मिल गए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है एक सब्जेक्ट की ही बुक उठाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कैसे पढ़ें, क्या करें। बहुत ज़्यादा सब कुछ मिला हुआ है, समझ नहीं आ रहा क्या करना है। तो ये समस्या का समाधान भी लेकर आपके लिए आ गए हैं हम। क्या है भाई ये, हमने हर एक कैटेगरी के लिए आपकी बुक अलग अलग कर दी है। जैसे कि हमने सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं ना, जैसे डिटेल एक्सप्लेनेशन में पढ़ाती हूँ आपको हिंदी में। तो सबसे पहले जब हम वो पढ़ते हैं तो उसमें एक हमने बुक रेडी कर दी है जिसमें आपके पास सारे चैप्टर के डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेंगे। फिर हमारे पास दूसरी बुक है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की बुक। उसके बाद हम सारे क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो एक बुक हमारे पास हो जाएगी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की। फिर उसके बाद हम करते हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, तो एक बुक कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। फिर एमसीक्यूज बुक, इसी तरह सैम्पल पेपर, टेस्ट पेपर, जितनी अलग अलग कैटेगरी में हमने हर चैप्टर को रेडी किया है आपके लिए, वो हर एक कैटेगरी की बुक एकदम रेडी है। अब ये सारी कैटेगरीज रेडी तो कर दी हमने। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमको मिले कैसे। तो बिल्कुल भी आसान है। उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास एक लिंक दी है, उस लिंक को आपको क्लिक करना है। लिंक के अंदर एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल करिए, सबमिट करिए और हमारा एक टीम मेंबर जल्द ही आपसे इस बुक के रिगार्डिंग बात करेगा। बुक भी प्राप्त करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। तो ये तो हो गई आपके फ़ायदे के लिए एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। अब हम आते हैं आज के वीडियो पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा जो वीडियो है वो है मैग्नेट ब्रेन्स टेस्ट पेपर फॉर क्लास 3 to 12 ऑल सब्जेक्ट्स। ये भी आपको 100% फ्री मिल रहे हैं। जैसे अभी तक सारे वीडियोस आपको फ्री मिलते आए, ये भी आपको 100% फ्री मिल रहे हैं। अब ये टेस्ट पेपर का सोल्यूशन हम आज कराने आ रहे हैं, लेकिन टेस्ट पेपर आपको पहले से मिल चुके हैं, इनको आपने सॉल्व कर लिया है। अब आपको करना क्या है, बस आपने आंसर्स को यहाँ पर मिलाना है। तो यहाँ पर जो टेस्ट पेपर आपको दिए गए हैं उसमें आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही तरह के प्रश्न रखे गए हैं। क्यों रखे गए हैं? क्योंकि हम आपके जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, टेस्ट होते हैं, रिवीजन होते हैं, एफए हैं, इन सब को टारगेट करना चाह रहे हैं। मतलब आपका कोई भी एग्ज़ाम टेस्ट पढ़े तो बस आप इस टेस्ट पेपर को सॉल्व करिए, आपको क्वेश्चन आंसर्स का आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पर हर दोनों ही तरह के क्वेश्चन देने का मतलब है कि कोई भी आपका इंटरनल एग्जाम, टेस्ट हो, बोर्ड एग्जामिनेशन हो, कुछ भी हो, आप फटाफट इसको रेडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि टेस्ट पेपर आपको मिले क्या है क्या नहीं है। अब सवाल उठता है कि कौन सी क्लास है, कौन सा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट तो आप सभी को पता है कि जैसे हम हिंदी पढ़ाते हैं तो हिंदी ही रहेगा। आते हैं क्लास पे, तो चलिए देखते हैं क्लास कौन सी है। क्लास है हमारी 12th हिंदी कोर, आरोह भाग 2 का काव्य खंड। तो आरोह बुक हमारी 2 खंडों में विभक्त है, काव्य खंड और गद्य खंड। तो अभी हम करने जा रहे हैं काव्य खंड का हमारा 10वां अध्याय, जिसमें 2 कविताएं हैं, छोटा मेरा खेत और बगलों के पंख। ये 2 कविताएं थी इसके अंदर। हमने इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन सभी कुछ कर चुके हैं। तो जब हम पूरी तरीके से चैप्टर रेडी कर चुके हैं तो टेस्ट पेपर करते हैं। तो आप अभी तक इसके आंसर्स कर चुके होंगे, तो बस आपको मैच करना है। इसमें 2 तरीके के हमने क्वेश्चंस दिए हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो चलिए ध्यान से करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो आ रहा है वो है काव्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। तो काव्यांश को बहुत ध्यान से हम पढ़ेंगे और फिर इस पे आधारित प्रश्नों को करेंगे। क्या है? झूमने लगे फल रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई छड़की कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। तो यहाँ पर किस तरीके से उन्होंने एक पन्ने के माध्यम से बताया था कि जैसे एक पन्ना होता है, उसमें जैसे कविताएं लिखी जाती हैं, जो लिखी जाती हैं उसमें हम थोड़े टाइम के लिए लिखते हैं, लेकिन उस रस का आनंद पूरे लंबे समय तक के लिए उठाया जाता है। तो उसी तरीके से क्या है, हम रोपाई करते हैं कुछ क्षण की, लेकिन फिर उसमें फल आते हैं, सब उसका आनंद उठाते हैं। तो ज़रा पल भर की रोपाई होती है, पल भर की मेहनत होती है, लेकिन उसका जो फल है, उसकी छाया है, उन सभी का आनंद हम अनंत समय तक उठाते हैं। तो अक्षय पात्र यानी कि वो पात्र जो कभी खाली नहीं होता।
तो इस पर पहला प्रश्न है, काव्यांश में कवि ने किसके झूमने की बात कही है? किसके झूमने की बात है? भाव और विचारों के, फल के, साहित्यकार के या पेड़ पौधों के? तो किसके झूमने की बात है? वो है फलों के झूमने की बात कही गई है। दूसरा है, कविता में कवि ने किसकी कटाई की बात कही है? क्षण की, अनंतता की, अंकुर की या फसल की? तो यहाँ पर क्या है, कटाई की बात करी है उन्होंने अनंतता की, यानी कि अब इसकी कटाई अर्थात अब इससे जो हम प्राप्त करेंगे ये अनंतता है, यानी कि इसका कोई अंत ही नहीं है, हमेशा तक इसके फलों और रसों को हम खाते रहेंगे। कवि ने किस रस की अमृत धारा को अक्षय पात्र बताया है? करुणा, श्रृंगार, हास्य या साहित्य? तो ये अक्षय पात्र है आपका साहित्य का, यानी कि साहित्य में जो भी रचनाएं लिखी जाती हैं वो क्या होती हैं? अक्षय पात्र होती, अक्षय पात्र की तरह हो जाती हैं, अर्थात इसमें से कभी भी हमें रस प्राप्त होना बंद नहीं होता। बस उसमें आप एक बार समाहित कर लीजिए, आप जाइए, आप तरह तरह की चीजों को पढ़ते रहेंगे। तो साहित्य का जो पात्र है वो अक्षय पात्र है, अर्थात इससे हमेशा हमें रस प्राप्त होता ही रहता है। कवि के खेत में पैदा होने वाले कविता रूपी फल किस विशेषता से युक्त हैं? तो उनके खेत में जो कविता रूपी फल पैदा हुए हैं उसकी विशेषता क्या है? अलौकिक रस, वात्सल्य रस, श्रांगिकता या क्लिष्टता? तो जो उनको जो कविता रूपी जो फल प्राप्त हुए हैं उसका है रस अलौकिक, मतलब उस रस का कोई भी सानी नहीं है। छोटा मेरा खेत चौकोना उपमान का प्रयोग किसके लिए किया गया? ये किस चीज के लिए उन्होंने बोला है छोटा मेरा खेत चौकोना? ये इन्होंने बोला है फसल के लिए, वर्गाकार रूप के लिए, कागज के पन्ने के लिए या पल्लव के लिए? तो ये छोटा मेरा खेत उन्होंने उपमान इस्तेमाल किया है कागज के पन्ने के लिए। जैसे खेत होता है उसी तरीके से कागज का एक पन्ना होता है, खेत में बीज बोया जाता है और कवि यहाँ पर शब्दों की रोपाई करता है, उससे कविता का रस करता है, और इधर बीज बोकर फसल उगाई जाती है, पेड़ उगाए जाते हैं। तो यहां पर उन्होंने इस कविता में इस चीज को सिमिलर किया हुआ है। अब आते हैं दूसरे काव्यांश पर। नभ में पाती बंधे पंगुलों के पंख, चुराए लिए जाते वे मेरी आंखें, कजरारे बादल की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया, हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो, वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, नभ में पाती बंधी बगुलों के पंख की। तो बगुलों क्या कहते हैं, बगुलों के बारे में यहाँ पर बताया गया किस तरीके से आसमान में काले बादल छाए हैं और बगुले जो है वो पंक्ति बनाकर उड़ते चले जा रहे हैं। ये दृश्य हमारे कवि को इतना अच्छा लगा, वो कह रहे हैं कि ये दृश्य के साथ मैं ही बंधा चला जा रहा हूँ, मतलब वो बगुले अपने साथ मेरे को उड़ाए लिए जा रहे हैं। इस दृश्य के बारे में बताया है। अब इस पर आधारित प्रश्न क्या है, देखिए, काव्यांश में बगुलों के पंख द्वारा आंखें चुराने से क्या आश्रय है? ये जो बोला है ना, आंखें चुराए लिए जा रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने क्या है? सुंदर दिखाई देना, ध्यान भंग होना, चोरी करना या न्यौछावर करना? तो आंखें चुराए ले जाने से तात्पर्य है सुंदर दिखाई देना, मतलब वो दृश्य जो है वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। सांझ की सतेज श्वेत काया क्या कर रही है? सांझ की सतेज श्वेत क्या कर रही है? भाग रही है, नहा रही है, तैर रही है, उड़ रही है। तो कविता में क्या था? वो तैर रही है। कवि के अनुसार आकाश में कैसे बादलों की छाया छाई हुई है? कैसे बादल छाए हुए हैं आकाश में? गहरे नीले, काले, श्वेत या सुनहरे? तो कैसे छाए हैं? वो है काले बादल छाए हैं। भाई काले बादलों पर ही तो सफेद बगुलों की जो है पंक्ति वो उड़ के जा रही है। तो क्या है? सतेज काया जो है वो तैरती हुई दिखाई दे रही है। तो काले बादलों पर सफेद बगुलों की जो पंक्ति है वो उड़कर जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि को बगुलों का कौन सा सौंदर्य अपने आकर्षण में बांध रहा है? किस तरह का सौंदर्य है? पंक्तिबद्ध रूपी सौंदर्य, काया रूपी सौंदर्य, माया रूपी सौंदर्य या शांति रूपी सौंदर्य? तो ये सौंदर्य है आपका माया रूपी सौंदर्य। नेक्स्ट है, बगुलों के पंख बादलों के ऊपर तैरते हुए किसके समान प्रतीत हो रहे हैं? बगुलों के जो पंख हैं वो बादलों पर कैसे प्रतीत हो रहे हैं, उन्होंने कैसा बताया है? सांझ की स्वतेज काया, प्रातः काल की सुंदरी काया, गोधुली बेला की पीली काया या रात्रि की काली काया? तो कैसा वो प्रतीत हो रहा है? वो है सांझ की स्वतेज काया, यानी कि जब सांझ होती है ना तो उस समय क्या होता है? हल्का सफेदी होती है और
जो है उस समय बादलों में हल्का सा जो सूरज है वो डूब चुका होता है, मगर अंधेरा नहीं हुआ होता है, हल्का सा सफ़ेदी रहती है, हल्का अंधियारा रहता है। तो उसी तरीके से बादल क्या है, वो काले हैं और उसके ऊपर जो है वो सफ़ेद पंक्ति उन्हें सांझ की स्वतेज काया की तरह लग रही है। अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 11 से हमारे सब्जेक्टिव प्रश्न शुरू होते हैं। हमने ऑब्जेक्टिव देख लिए, अब सब्जेक्टिव प्रश्न को हम हल करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका और लिखने का हमारा तरीका होगा वो थोड़ा सा फ़र्क होगा, तो उसको लेकर आप बिल्कुल परेशान हुए, लेकिन यहाँ से आप शब्दों को ज़रूर चुरा सकते हैं, क्योंकि ये शब्द जो हैं आपकी भाषा को थोड़ा अच्छा करने में मदद करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर करिएगा, बस आपको मिलाना ये है, देखना ये है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है आंसर हमारा वैसा ही रहना चाहिए। तो पहला जो प्रश्न आ रहा है हमारा सब्जेक्टिव का और प्रश्न पत्र का 11वां प्रश्न है, रस का अक्षय पात्र से कवि ने रचना कर्म की किन विशेषताओं को इंगित किया है। रचना कर्म की कौन सी विशेषताएं हुई, जो कविताएं लिखी जाती हैं वो कर्म किस तरीके जो होता है वही रचना कर्म है। क्या दिया है, कवि ने रचना को रस का अक्षय पात्र कहा है। कोई भी रचना जो काव्य में करी जाती है वो रस का, क्योंकि वो हमेशा उसका जो रसास्वादन है वो हम लोग करते रहते हैं, अर्थात उसका आनंद हम लोग लेते रहते हैं। कवि मानता है कि रचना कर्म तथा कृषि कर्म में गुण सामान्य है, मतलब जब हम किसी चीज की रचना करते हैं यानी कि कविता लिखते हैं वो, या जो कृषि का कार्य होता है ये लगभग एक जैसा ही होता है, किंतु यह गुण साम्य फसल के पकने तथा रचना के पूर्ण होने तक ही है। एक और जहां फसल सीमित समय तक ही रस तथा स्वाद प्रदान करने में सक्षम होती है, वहीं रचना अनंत काल तक पाठकों को आनंद प्रदान करने में सक्षम होती है। कवि रचना को रस का अक्षय पात्र कहता है, तो इसमें रचना कर्म की ये तमाम विशेषताएं सामने आ जाती हैं, जिससे संवेदना, भाव तथा कल्पना को एक नई दिशा मिलती है। नेक्स्ट है, चौकोने छोटे खेत को कवि ने कागज का पन्ना क्यों कहा है। उस खेत में रोपाई, छड़की और कटाई अनंतता की कैसे होती है। भाई यहाँ पर खेत पर भी एक नई रचना करी जाती है, बीज बोकर नए पेड़ को उगाया जाता है। उसी तरह चौकोना जो पन्ना होता है उसमें भी कवि शब्दों के माध्यम से एक रचना को बोता है, एक कविता को बोता है। अब यहाँ पर रोपाई छड़ की होती है, मतलब यहाँ पर एक छड़ में बीज बोया जाता है और कुछ छड़ों में वो कविता लिख ली जाती है, लेकिन इसका आनंद अनंत तक उठाता रहता है। मतलब अब जो जो पेड़ बड़ा होगा उससे जो फल प्राप्त होंगे वो तो बहुत आगे पीढ़ियों तक सब लोग खाते रहेंगे। उसी तरीके से ये जो आपकी कविता होती है इसे एक बार लिखा जाएगा, लेकिन इसका आनंद तो हमेशा लोग उठाते ही रहेंगे। तो यहाँ क्या दिया है, कवि छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना इसलिए कहता है क्योंकि कवि का कहना है कि कवि कर्म भी खेती के कार्य की तरह ही है। खेती में रोपाई से कटाई तक की प्रक्रिया अत्यंत शारीरिक एवं मानसिक श्रम से युक्त होती है। इसी प्रकार कविता का सृजन भी मानसिक श्रम साध्य है। इसमें भी खेती की तरह अनेक प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने खेत को रस का अक्षय पात्र क्यों कहा है। किस लिए उन्होंने उसको रस का अक्षय पात्र कहा है। अक्षय पात्र का अर्थ है हमेशा भरा रहने वाला पात्र। अक्षय पात्र कभी खाली नहीं होता। रस के अक्षय पात्र से रस जितना बांटा जाता है उतना ही वह भरता जाता है। कविता का रस चिरकाल तक आनंद देता है। जिस प्रकार अक्षय पात्र में कभी कोई रस खाली नहीं होता, उसी तरीके से कविता का आनंद भी कभी खाली नहीं होता। हम जितनी बार पढ़ेंगे हमें उतनी बार आनंद आएगा। जो लोग पढ़ेंगे, मतलब अभी पढ़ा जाए, हमारे बच्चे पढ़े, उनके बच्चे पढ़े, उनके बच्चे पढ़े, तो हमेशा क्या होगा, उसका आनंद सभी उठाते ही रहेंगे। खेती की फसल खत्म हो जाती है परंतु रचना का रस कभी खत्म नहीं होता, यह अनंत काल तक बहता है। यह रचना कर्म की शाश्वतता को दर्शाता है कि अर्थात ये एक बार होगा तो हमेशा ये बना ही रहेगा। कल्पना के रसायन को पी से कवि का क्या आशय है। कल्पना के रसायन को पी, अब यहाँ पर क्या है, हमारे कल्पना में बहुत सारी चीजें होती हैं। अब उस सारी कल्पना को हम पीते हैं और उसी को हम क्या करते हैं, कागज पर रचना के तौर पर उतार देते हैं। तो वही चीज उन्होंने यहाँ पे बोली है, रचना कर्म तथा कवि के लिए समान धर्मा प्रक्रिया है। जिस प्रकार खेती में खाद्यान्न उत्पादित करने के लिए किसान बीज, जल, रसायनों का उपयोग करता है, उसी प्रकार एक कवि रचना के सृजन के लिए शब्द रूपी बीज को पन्नों पर डालता है। अब ये शब्द रूपी बीज कहाँ से आते हैं, उसकी कल्पना से आते हैं।
शब्दों को भाव संवेदना से जल सिंचित कर कल्पना के रसायन से उसे उर्वरा बनाता है। अब क्या है, अब वो शब्द कहाँ से आ रहे हैं, उसकी कल्पना से आ रहे हैं, और तभी उसको जब वो वहां पर कागज पर लिखता है तो वो क्या होते हैं, उर्वर हो जाते हैं। उर्वर का मतलब क्या होता है, उपजाऊ हो जाते हैं। ऐसे तो उसके मस्तिष्क में रहते हैं, तब तो उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसे ही उसे वो पन्ने पे उतारता है तो वो काम के हो जाते हैं। रचना कल्पना के रसायन को पीकर आनंद रस से परिपूत हो जाती है। यानी कि जो रचना है वो कल्पना का रस पीती है, जो हमारी इमेजिनेशन की जो चीजें होती हैं उसे हम कितने पन्ने पर उतारते जाते हैं, और तब क्या होती है, एक बहुत सुंदर रचना का निर्माण होता है। यहाँ कवि रचना के लिए कल्पना को महत्व प्रदान करता है। कोई भी चीज को हमें निर्माण करने के लिए हमारी इमेजिनेशन बहुत जरूरी होती है। उसका मानना है कि कल्पना के रसायन से रचना अधिक परिपक्व तथा अनंतता को प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 15 है, छोटा मेरा खेत कविता के रूपक को स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर जो इसका रूपक स्पष्ट किया गया है, यहाँ पर हम इसको बताएंगे। देखिए कैसे है। इस कविता में कवि ने कवि कर्म को कृषि कार्य के समान बताया है। यानी कि जो कवि है, जो कार्य करता है, रचना करता है, तो उसी तरीके से जो कृषक है वो भी एक नई रचना करता है। जिस प्रकार एक किसान खेत में बीज बोता है, वह बीज अंकुरित होकर पौधा बनता है तथा परिपक्व होने पर वह सभी का पेट भरता है, उसी प्रकार कागज रूपी खेत पर भावनात्मक आंधी से बीजारोपण होता है। अब कागज रूपी खेत में क्या होता है, कवि के अंदर बहुत सारे भाव, कल्पनाएं, सब कुछ उभरते हैं, और फिर वो क्या करता है, वो कागज पे उसको उतार देता है। तो ये क्या हुआ, शब्दों का बीजारोपण। कल्पना का आश्रय पाकर यही भाव विकसित होकर रचना का रूप धारण कर लेते हैं, और फिर हमारे इमेजिनेशन धीरे धीरे उस रचना को आगे बढ़ाता है, और ये क्या करता है, ये एक बड़ा पेड़ बन जाता है। पाठक इस रचना के रस का आस्वादन अनंत काल तक करता रहता है। तो क्या ने, अब जो हमने रचना तो रच दी कवि ने, अब जो पाठक है यानी कि कविता पढ़ने वाले हैं, इस रस का आनंद वो हमेशा उठाते ही रहते हैं। बगुलों के पंख कविता के आधार पर बताइए कि कवि किसे रोक कर रखना चाहता है। क्या चीजें यहाँ पर बताई है, किसे रोक कर रखना चाहता है, क्यों, तो वो बगुलों को रोक कर रखना चाहता है क्योंकि वो पंक्ति अत्यधिक सुंदर लग रही है। तो क्या है, कवि उमाशंकर जोशी द्वारा बगुलों के पंख कविता में प्रकृति के सौंदर्य को नई युक्तियों के से सामने लाया गया है। यहाँ चित्रात्मकता का सुंदर निर्वाह है। यहाँ जाहिर सी बात है, शब्दों के माध्यम से एक चित्र जो है हमारे सामने शाम का, जहाँ पर जो काली घटाएं छाई हुई हैं और बगुले जो हैं उड़ रहे हैं, इसका एक चित्र शब्दों के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। काले बादलों के नीचे से उड़ते बगुलों को देखकर कवि ठहर जाता है। वह इस दृश्य को आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहता। वह इस नयनाभिराम दृश्य को देखने के लिए सब कुछ भूलकर अटका सा रहता है। वह इस माया से स्वयं को बचाने की गुहार करता है कि मुझे बचा लो। इस दृश्य के जादू को अपलक निहारना चाहता है। वो दृश्य इतना सुंदर है कि वो उसे बस देखना चाहते हैं। कवि इसे रोके रखने की बात अपने मन में पड़ने वाले इसके अत्यधिक प्रभाव के कारण कहते हैं। वो बोलते हैं कि ये दृश्य ऐसा ही रुका रहे, मतलब ये बढ़े नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि वो इतना सुंदर है, उनको इतना अच्छा लग रहा है कि वो इस दृश्य को आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, कवि बगुलों के पंख कविता में सौंदर्य के बंधने तथा बिंधने की चरम स्थिति को व्यक्त करता है कैसे। अब वो जो सौंदर्य है उसका जो उन्होंने इतना सुंदर वर्णन किया है उसे आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, देखिए। बगुलों का पंख एक सुंदर दृश्य कविता है। दृश्य कविता मतलब यहाँ पर शब्दों के माध्यम से एक सामने पूरा एक दृश्य बना दिया गया है शाम का। कविता से गुजरते हुए एक एक दृश्य चित्र की भांति उभर जाता है। कवि काले बादलों के नीचे से पंक्ति बनाकर उड़ते बगुलों को देखता रह जाता है। ये उसे कजरारे बादलों के ऊपर तैरती सांझ की सुतेज काया के समान प्रतीत होते हैं। यह दृश्य इतना मोहक है कि कवि इसमें अटका सा रह जाता है। कवि इसे माया कहता है। इस दृश्य में कवि प्राकृतिक सौंदर्य से बंधे तथा बिंधने की चरम स्थिति में व्यक्त है। मतलब वो इस सौंदर्य में एकदम पूरी तरह बंध जाता है और उसी में बिंध जाता है। बिंध मतलब उसी में उलझ जाता है। ऐसा प्रकृति के इस दृश्य का कवि के मन पर पड़ने वाले मोहक प्रभाव के कारण हुआ है। तो इस दृश्य के कारण क्या है, वो उसी में बंध कर रह गए हैं और इसी कारणवश विवशता से उन्होंने इस कविता की रचना कर दी है।
प्रश्न संख्या 18 है, बगुलों के पंख कविता के सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। अब यहाँ का ये जो है इसका सौंदर्य जो है वो हमें उकेरना है। देखिए यहाँ पर कैसे है, बगुलों के पंख कविता सौंदर्य से परिपूर्ण है, क्योंकि इसमें सुंदरता की ही बात करी गई है पूरे दृश्य में। सौंदर्य का अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कवि ने चित्रात्मक वर्णन को महत्व दिया, यानी कि हर एक चीज को उन्होंने शब्दों के माध्यम से उकेरा है। यह चित्र तथा उसके मन पर पड़ने वाला प्रभाव कविता का वर्ण विषय बन गया है, यानी कि जो दृश्य उन्होंने देखा और उसका जो कवि के ऊपर प्रभाव पड़ा, यही उनका वर्णन का विषय बन गया। अर्थात उन्होंने बगुलों को देखा जिसको वो बहुत प्रभावित हुए और वही उन्होंने क्या किया, कविता का विषय बना दिया। वस्तुगत तथा आत्मगत प्रवृत्तियों के संयोग पाठक को सौंदर्य के स्वाभाविक संसार में प्रवेश दिलाते हैं। तो वस्तुगत यानी कि सामने जो चीजें दिखाई दे रही हैं, और आत्मसात यानी कि जो उसको देखने के बाद हमारे अंदर जो फीलिंग आ रही है, ये सारी चीजों को जब कवि ने लिखा तो इतना सुंदर तरीके से रखा कि पाठक जो है इस कविता के साथ बंधे रह गए। कवि काले बादलों से भरे आकाश में पंक्तिबद्ध उड़ते सफेद बुगलों को देखता है। वे कजरारे बादलों के ऊपर तैरती सांझ की स्वतेज काया के समान प्रतीत होते हैं। कवि को इस दृश्य का सौंदर्य मोहित कर देता है। कवि सब कुछ भूलकर इस माया से बिंध जाता है। तो मतलब वो इससे बिंध गए हैं और तभी विवश होकर उन्होंने इस कविता का निर्माण किया, और उसका सौंदर्य ऐसा था कि पाठक भी उससे बंधे रह गए। प्रश्न संख्या 19 है, चौकोने छोटे खेत को कवि ने कागज का पन्ना क्यों कहा है? उस खेत में रोपाई, छड़की, कटाई, अनंतता की कैसे, किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर इसको व्यक्त किया है, कैसे उन्होंने बताया है ये चीज। तो क्या है, कवि छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना कहता है। वो बताता है कवि कर्म भी खेती की तरह है। खेती में रोपाई से कटाई तक की प्रक्रिया श्रम साध्य होती है। इसी तरह कविता सृजन भी श्रम साध्य कार्य है, यानी कि यहाँ पर जैसे खेत पे बहुत ही मेहनत से काम किया जाता है, उसी तरह कविता लिखने में भी बहुत मेहनत लगती है। इसमें भी खेती की तरह अनेक प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। कविता का रस अनंत काल तक आनंद देता है। खेती की फसल का समय निश्चित होता है, पकने पर फसल कट जाती है, परंतु कविता का रस कभी समाप्त नहीं होता। तो खेती क्या होती है, जब बड़ी हो जाती है तो उसे काट लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कविता की जो कटाई है वो हमेशा चलती रहती, लिखेगी एक बार, लेकिन क्या है वो अनंत काल तक उसकी कटाई चलती रहेगी। कटाई मतलब उसका रस जो है वो सभी लोग प्राप्त करते रहेंगे हमेशा तक। अब आ गए प्रश्न संख्या 20 पे। छोटा मेरा खेत कविता के आधार पर खेत और कागज के पन्ने की समानता के 3 बिंदुओं पर प्रकाश डालना है। ये दोनों सिमिलर हैं, इस चीज को हमें पॉइंट्स में बताना है। 3 बिंदु जो है वो हमें बताने। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कवि ने खेत और कागज के पन्ने की समानता निम्नलिखित प्रकार से की है। खेत व कागज दोनों ही चौकोर होते हैं, ठीक है, दोनों ही चौकोर होते हैं, दोनों ही समतल होते हैं। भाई खेत भी समतल है और जो कागज है वो भी समतल होता है। दोनों में ही बीज से फसल उत्पन्न होती है, खेत में बीज से तथा कागज में विचार रूपी बीज से। यहाँ पर कागज में क्या है, जो कवि है वो विचार रूपी बीज डालता है तो उसमें रचना पैदा होती है, और खेत में जब किसान बीज डालता है तो फसल पैदा होती है। दोनों ही अक्षय पात्र के समान है, अर्थात इनसे जो है हमें जो प्राप्त होता है वो हम ऐसा रस है जो कभी खत्म ही नहीं होता है। तो ये हमारी समानताएं थी जो हमने फटाफट बता दी। इस प्रश्न के साथ हमारा ये पूरा टेस्ट पेपर यहाँ पर समाप्त हुआ। आपने अच्छे से किया होगा, पूरी तरीके से यकीन है हमें। आगे और भी जो है चैप्टर है उसके टेस्ट पेपर हम लेकर आते रहेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स जो है अब आपके लिए लेकर आ रहा है बुक्स और ई बुक्स। इन बुक्स और ई बुक्स को आपको जो मिल रही हैं क्लास किंडरगार्टन से लेकर 12th तक के सभी सब्जेक्ट्स के लिए मिल रही हैं। अब इनको हमने और ज़्यादा अच्छा यानी कि आपके लिए सुविधाजनक बनाने के लिए अलग अलग कैटेगरीज में दिया है। अब ये कैटेगरीज जो हैं, जैसे हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, किसी भी चैप्टर्स की थ्योरी पढ़ते हैं यानी उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो हमारा एक पूरी बुक हमारी थ्योरी बेस्ड हो गई, जो हमारी रहेगी थ्योरी बुक। फिर उसके बाद हमने एनसीईआरटी सोल्यूशन किया तो एक बुक हमारी एनसीईआरटी सोल्यूशन हो गई। फिर एमसीक्यूज करते हैं तो एक बुक हमारी एमसीक्यूज बुक हो गई। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी की बुक हमारे पास रेडी है। अब आती है बात कि आप इसे प्राप्त कैसे करेंगे। तो इसे प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास एक लिंक दिया गया है, इस लिंक को क्लिक करिए और क्लिक करते ही आपके सामने एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को फिल करिए, सबमिट करिए। एक टीम मेंबर जल्द ही आपसे बात करेगा। तो बस बुक भी प्राप्त करके आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।